वेलकम टू मेडिफाई। सो लेट्स स्टार्ट फार्माकोलॉजी। आज अपन पढ़ेंगे क्रॉनिक अस्थमा। पिछली वीडियो में अपन ने एक्यूट अस्थमा का ट्रीटमेंट देखा था। इस बार अपन देखेंगे क्रॉनिक अस्थमा का ट्रीटमेंट। क्रॉनिक अस्थमा में कौन कौन सी ड्रग इस्तेमाल होती है ज़रा देख लेते हैं फटाफट। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग इस्तेमाल होती है पहली बात, जिसमें कंट्रोलर थेरेपी। कौन सी थेरेपी? इसको बोलते हैं कंट्रोलर थेरेपी। जो अपन बात कर रहे थे एक्यूट की, तो उसको बोल रहे थे रिलीवर थेरेपी। क्या इस्तेमाल होती है एक्यूट में? रिलीवर थेरेपी। यहाँ कौन सी थेरेपी है? कंट्रोलर थेरेपी, मतलब यहाँ कंट्रोल करना है कंडीशन को। देन सेकंड कौन कौन सी ड्रग है? मास्ट सेल स्टेबलाइजर, मास्ट सेल स्टेबलाइजर। सेकंड लॉक्स इनिबिटर। थर्ड ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। फोर्थ corticosteroid which is drug of choice, corticosteroid which are drug of choice, and fifth is monoclonal antibodies। और इसके साथ में अपन गाइडलाइन देखेंगे कि जो हॉस्पिटल्स में जब पेशेंट आते हैं तो अपन कौन सा गाइडलाइन यूज़ करते हैं फॉर मेंटेनेंस ऑफ क्रॉनिक अस्थमा। सो लेट्स स्टार्ट। एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ऑफ कंट्रोलर थेरेपी, द फर्स्ट इज मास्ट सेल स्टेबलाइजर। तो आ जाओ कोरे पेज पे आ जाओ फटाफट। सो लेट्स वी डिस्कस अबाउट मास्ट सेल स्टेबलाइजर। अब मास्ट सेल स्टेबलाइजर ही अपन क्यों ले रहे हैं, मतलब क्या काम है मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स का और क्यों अपन ये कर रहे हैं? ठीक है, अब सुनो। मास्ट सेल स्टेबलाइजर में पता है एक चीज़ होती है, मान लो ये मास्ट सेल है, ठीक है, इसमें होते हैं क्लोराइड चैनल्स। क्या होते हैं? क्लोराइड चैनल्स होते हैं। और करना क्या है, जो मास्ट सेल स्टेबलाइजर होते हैं वो इन क्लोराइड चैनल को क्या कर देते हैं? ब्लॉक। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? 3 मैकेनिज्म एक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट वाला तुम बता रहा हूँ। सबसे पहले इनहिबिट क्लोराइड चैनल, इनहिबिट क्लोराइड चैनल, यानी जो क्लोराइड चैनल है उसको ये बंद कर देंगे। सेकंड मैकेनिज्म क्या है? एक्शन मैकेनिज्म विच इज सी फाइबर्स को ये इनहिबिट करेंगे, सी फाइबर्स के फॉर्मेशन को इनहिबिट करेंगे। एंड थर्ड मैकेनिज्म जो होता है वो है कैस्केन रिलीज, कैप्सेन और कैप्सेन कैप्केन रिलीज को भी इनहिबिट करते हैं। कैप्केन क्या है? कैप्केन कुछ नहीं है, मास्ट सेल रिलीज करते हैं हिस्टामिन, उसका भाई है, ये समझ लो। हिस्टामिन क्या करेगी? एलर्जी। ठीक है, तो हिस्टामिन का भाई है कौन? कैप्केन, उसको रोकती है। अब बात करते हैं मास्ट सेल स्टेबलाइजर ड्रग्स। तो ड्रग कौन कौन सी होती है मास्ट सेल स्टेबलाइजर में? तो जो भी ड्रग एंड नहीं, जिन भी ड्रग के नाम के बीच में, बिटवीन में आता है क्रोम। क्या आता है? क्रोम। CH नहीं आता, CROM ही आता है, CROM, क्रोम। आर मास्ट सेल स्टेबलाइजर। अब ड्रग का नाम देख लो फटाफट। सबसे पहले आता है नीडोक्रोमाइल, नीडोक्रोमाइल। सेकेंड इज क्रोमोग्लाइकेट, क्रोमोग्लाइकेट। फर्क नहीं पड़ता स्टार्टिंग में आ रहा है या एंडिंग में आ रहा है या बीच में आ रहा है, बस आना चाहिए क्रोम। CHROM या CROM आना चाहिए। देखो इसमें CROM है, इसमें CHROM है। ठीक है, सो ग्लाइकेट। ये सारे क्या करते हैं? इनहेल करते हैं पहली बात। ठीक है, इनहेल करेंगे इसको, और नॉट इफेक्टिव। ये ब्रोंकोडाइलेशन में कोई इफेक्ट शो नहीं करता, मतलब ये ब्रोंकोडाइलेटर नहीं होते हैं, ये ब्रोंकोडाइलेशन कॉज नहीं कराएंगे। सो इट इज़ नॉट इफेक्टिव इन ब्रोंकोडाइलेशन, नॉट इफेक्टिव एज ब्रोंकोडाइलेटर। ब्रोंकोडाइलेटर की तरह बिल्कुल इफेक्ट ये नहीं करता है। नेक्स्ट इज नो रोल इन एक्यूट अस्थमा। तो इसका कोई क्रॉनिक अस्थमा में रोल है, तो इसे एक्यूट अस्थमा में कोई रोल इसका नहीं है। नो रोल इन एक्यूट अस्थमा। वहाँ की ड्रग अपनी हो गई विच आर ब्रोंकोडाइलेटर्स। यहाँ अपन बढ़ेंगे अब नई ड्रग विच इज मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स, ल्यूकोट्रिन एंटागोनिस्ट। अब नेक्स्ट इज, हाँ ये तो इनकी वो हो गए कि भाई इफेक्टिव नहीं है और कोई रोल नहीं है, तो रोल है कहाँ? सबसे पहले यूज़ देख लेते हैं यहाँ पे नीचे। फर्स्ट यूज इज क्रॉनिक अस्थमा, जो कि अपन पढ़ रहे हैं अभी। सेकेंड इज सीजनल अस्थमा, सीजनल अस्थमा। थर्ड इज एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अस्थमा, एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा। ठीक है, और इन सारों में काम क्या है? टू प्रिवेंट अटैक, टू प्रिवेंट अटैक। लेकिन क्या ये ड्रग अपन इस्तेमाल करते हैं? नहीं। जो मेन ड्रग है, ड्रग ऑफ चॉइस है, वो है इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ICS, इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं अपन। वो डिपेंड करता है अटैक या कंडीशन ऑफ पेशेंट पे कि कितना देंगे, हाई डोज, लो डोज और मीडियम डोज, 3 डोज भी होते हैं उसके। हम पढ़ेंगे कॉर्टिकोस्टेरॉइड जब पढ़ेंगे पूरा। ये अपन पढ़ रहे हैं मास्ट सेल स्टेबलाइजर। पूरा हो गया मास्ट सेल स्टेबलाइजर, इतना ही मास्ट सेल स्टेबलाइजर में। सबसे पहले क्या करना है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन,
मेन क्या है, क्लोराइड चैनल बंद कर देगी। क्या है मेन, क्लोराइड चैनल बंद कर देगी। इसके अलावा दो मैकेनिज्म और है इसके, विच इज सी फाइबर को इनहिबिट कराएगी और इनहिबिट कराती है कैस्केन रिलीज का। देन ड्रग होती है निडोक्रोमाइल और क्रोमोग्लाइकेट। देन ये इनहेलेशनल में इफेक्टिव नहीं होती है ब्रोंकोडाइलेटर एंड इट इज हैज़ नो रोल इन एक्यूट एस्थमा। यूज़ कहाँ है इसका, क्रॉनिक एस्थमा में, सीजनल एस्थमा में और एक्सरसाइज इंड्यूस एस्थमा में। देन ये, और हाँ एक और बात है कि जब स्टीरॉयड कॉर्टिकोस्टेरॉइड इनहेलेशन कॉर्टिकोस्टेरॉइड देके जब कंडीशन लेवल में आ जाती है, मतलब कंडीशन ठीक हो जाती है, देन वी यूज़ दिस मास्ट सेल स्टेबलाइजर फॉर एज स्टीरॉयड स्पेयरिंग एक्शन। क्योंकि सब जानते हैं कि स्टीरॉइड्स की आदत लग जाती है, तो स्टीरॉइड्स को छुड़ाने के लिए अपन मास्ट सेल स्टेबलाइजर पे पेशेंट को शिफ्ट करते हैं। स्टीरॉइड स्पेयरिंग एक्शन। ओके, अब सुनो, अगर अपन एंटी हिस्टामिनिक्स, मैं बोला था ना हिस्टामिन का भाई क्या स्पेन, मैंने एंटी हिस्टामिनिक साथ में दे दी किसके, मास्ट सेल स्टेबलाइजर के, तो क्या कुछ फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, कुछ फ़र्क थोड़ी पड़ेगा। इट लीड्स टू अ क्लिनिकल कंडीशन विच नॉन एज कीटोफेन, जिसको अपन एलर्जिक राइनाइटिस भी बोलते हैं, एलर्जिक राइनाइटिस। तो कभी भी डू नॉट कंबाइन एंटीहिस्टामिनिक्स विद मास्ट सेल स्टेबलाइजर। मास्ट सेल स्टेबलाइजर कहानी अलग है, एंटीहिस्टामिनिक कहानी अलग है, दोनों को अलग अलग देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ड्रग ऑफ द लिस्ट इज 5-LOX इनहिबिटर। एक सिंगल ड्रग होती है 5-LOX इनहिबिटर, उसका नाम रट लो तुम, ज़िल्यूटॉन, रट लो उसका नाम, कोई इतना बड़ा नाम भी नहीं है। और करना क्या है, डिक्रीज इन सिंथेसिस ऑफ ल्यूकोट्रिन्स, सिंपल, डिक्रीज इन सिंथेसिस ऑफ ल्यूकोट्रिन्स। कौन से, A4, B4, C4 और D4, सारे सबको ही रोकेगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। 5-LOX इनहिबिटर विच इज़ 5-लाइपोऑक्सीजनेस इनहिबिटर। तीसरी ड्रग कौन सी है इन द लिस्ट, तीसरी टाइप की ड्रग विच इज़ ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, मतलब जो ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर्स पे एक्ट नहीं करने देगी। अगर तुमको याद होगा, मैंने पूरा डायग्राम बना के दिखाया था अच्छा सा, ये नीचे देखो, यहाँ पे ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर्स हैं, दीज आर ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर्स, ये दिख रहा है CYSLT1 रिसेप्टर, दिस इज ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर, जहाँ पर ल्यूकोट्रिन आके एक्ट कर रहे हैं और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन कॉज हो रहा है, क्या कॉज हो रहा है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। तो इसके रिसेप्टर के एंटागोनिस्ट आ जाएंगे, तो रिसेप्टर पर कोई एक्ट नहीं कर पाएगा, तो यहाँ ब्रोंकोडाइलेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, इसके ड्रग का नाम याद कर लो फटाफट, बहुत सिंपल नाम है और बहुत इंटरेस्टिंग नाम है इसके। पहला मोंटेल्यूकास्ट, सुना होगा तुमने बहुत बार, मोंटेल्यूकास्ट। सेकंड इज ज़ेफिरल्यूकास्ट। थर्ड इज प्रानुल्यूकास्ट, ठीक है। ये 3 ड्रग होते हैं। ये 3 ड्रग को कैसे देंगे, तो याद रखना ओरल फॉर्म में देते हैं, और करता क्या है, तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ब्लॉक ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर। कौन सा ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर, अभी मैंने बताया CYSLT1, ब्लॉक CYSLT1 रिसेप्टर। क्या है इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ब्लॉक करता है CYSLT1 रिसेप्टर्स को। देन वी नेक्स्ट टॉक अबाउट, ये हाँ इसका ओरल होता है और आई ड्रॉप भी इसके फॉर्म में होती है, आई ड्रॉप फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ये आई ड्रॉप के फॉर्म में ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। मतलब कंजक्टिवाइटिस को भी ठीक कर देती है, एक सेकंड, कंजक्टिवाइटिस कॉज करा देती है, ठीक कर देती है, कंजक्टिवाइटिस के लिए होती है इसका आइडोस फॉर्म, आई ड्रॉप फॉर्म, ठीक है। ये ब्रोंकोडाइलेशन कॉज नहीं कराती, नो ब्रोंकोडाइलेशन। तो फिर क्या कराती है, तो अगर ब्रोंकोडाइलेशन नहीं कराएगी तो फिर, सो दीज आर स्टीरॉयड स्पेयरिंग एक्शन। इन सब का क्या कॉमन एक्शन होता है, स्टीरॉयड स्पेयरिंग एक्शन। देखो अपन ये जानते हैं कि क्रॉनिक एस्थमा का जब भी अटैक आए या क्रॉनिक एस्थमा किसी पेशेंट को है, तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड ही है, ठीक है। लेकिन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की आदत लग जाती है स्टीरॉइड्स की, तो फर्स्टली अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड को हटाना है तो अपन कॉर्टिकोस्टेरॉइड की जगह क्या कौन से ड्रग देंगे, अपनी ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर्स देते हैं। अगर ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर रेजिस्टेंट है पेशेंट, तो अपन इसको मास्ट सेल इनहिबिटर देते हैं, ठीक है। ज़िल्यूटॉन जो ड्रग है अपनी विच इज LOX इनहिबिटर, वो बहुत कम देते हैं क्योंकि ल्यूकोट्रिन पूरा इनहिबिटर पर नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मास्ट सेल स्टेबलाइजर भी रेजिस्टेंट है पर्सन, तो अपन उसको मोनोक्लोनल एंटीबॉडी पर डालेंगे। अगर फॉर सपोज
पेशेंट कोई इतना खतरनाक है कि उसका भी रेजिस्टेंट है, तो अपन उसको लास्ट ऑप्शन फिर 5 लॉक्स इनहिबिटर है वही देते हैं। ठीक है, तो स्टीरॉयड स्पेयरिंग एक्शन होता है उसका, इसका अपने लिकोटिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट का, विच इज मोंटेल्यूकास्ट, जाफिल्यूकास्ट एंड लास्ट इज प्रेनिल्यूकास्ट। ओके, सो साइड इफेक्ट क्या होता है इसका, ट्रीटमेंट याद रखना, ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट सबका कॉमन है, क्रॉनिक एस्थमा और एक्सरसाइज नहीं, एक सेकेंड, हाँ इसका एक वो होता है, ये क्या नाम है इसका, ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट ना, तो इसका आता है एस्पिरिन इंड्यूस्ड एस्थमा, एस्पिरिन इंड्यूस एस्थमा। देखो ऊपर भी जब अपन बात कर रहे थे इसकी, तो वहाँ पे 2 अलग अलग एस्थमा आए, सीजनल एस्थमा आया है ना, और एक ये आया एक्सरसाइज इंड्यूस एस्थमा। ठीक है, तो इसमें इन स्पेसिफिक कंडीशंस में अपन ये ड्रग ही देंगे, जैसे कि कोई एक्सरसाइज इंड्यूस एस्थमा है तो वो इतना सीवियर केस नहीं है तो अपन उसको मास्टर स्टेबलाइजर देंगे। ठीक है, कोई अगर सीजनल एस्थमा है तो वो भी इतना कोई केस नहीं है कि बहुत बड़ा केस है, तो अपन उसको मास्टर स्टेबलाइजर देंगे। लेकिन अगर क्रॉनिक एस्थमा प्रॉपर है, मतलब बहुत समय से उसका एस्थमा, सालों साल से एस्थमा चल रहा है उसको, तो अपन उसको ऑब्वियस बात है कि इनहेलर कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे। ठीक है, और अगर एस्पिरिन इंड्यूस एस्थमा अगर है पेशेंट में तो अपन उसको क्या देंगे, एस्पिरिन इंड्यूस एस्थमा में अपन क्या देंगे इसको, ये वाली ड्रग कौन सी, नाम भूल गए, ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, क्या नाम है, मोंटेल्यूकास्ट, जाफिल्यूकास्ट और प्रेनिल्यूकास्ट। ठीक है, साइड इफेक्ट बात कर लेते हैं अपन। साइड इफेक्ट में क्या आएगा, इओसिनोफिल को बढ़ाता है ये, इओसिनोफिल्स को बढ़ाता है, मतलब एलर्जिक रिस्पॉन्स को बढ़ाएगा। और क्या, एलर्जिक रिस्पॉन्स कब बढ़ते हैं, जब इओसिनोफिल बढ़ जाते हैं, एलर्जेंस आते हैं उसमें इओसिनोफिल एक्ट करते हैं, तो तुम्हारा क्या बढ़ेगा, एलर्जिक रिस्पॉन्स बढ़ जाएगा, है ना। सो इट लीड्स टू चर्क स्ट्रोसिस सिंड्रोम, चर्क स्ट्रोसिस सिंड्रोम होता है यहाँ पे एक, और कॉन्ट्राइंडिकेटर होता है किसमें, इओसिनोफिलिक एस्थमा में, इओसिनोफिलिक एस्थमा में ये कॉन्ट्राइंडिकेटर होता है। देखा, एक कंडीशन आ गई जिसमें नहीं दे सकते अपन ये, तो इसमें अपन मास्टर स्टेबलाइजर देंगे, और मान लो कुछ मैचिंग ऐसी हो गई कि इसमें वो भी नहीं देते, ऐसे इसमें अपन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी देते हैं, इओसिनोफिलिक एस्थमा में आगे आएगा। ठीक है, तो याद रखना इओसिनोफिलिक एस्थमा में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ये ड्रग, उसमें नहीं देना चाहिए क्योंकि पहले ही इओसिनोफिल को बढ़ा रही है ड्रग, है ना। एस्प्रिन, जो एस्प्रिन ब्लॉक करता है, पता है, एस्प्रिन ब्लॉक कॉक्स। ठीक है, एस्प्रिन ने कॉक्स को ब्लॉक करा है, तो वो क्या करता है, वो ल्यूकोट्रिन को बढ़ा देता है। मतलब ऑब्वियसली बात है, अगर प्रोस्टाग्लैंडिन है तो वो टूटेगा, आर्किडोनिक एसिड बनेगा। अब उसमें 2 चीज़ आएगी, या तो लॉक्स होगा या तो कॉक्स होगा। अगर कॉक्स होगा तो भैया वही PGI2 PGG2 और फिर अपना प्रोस्टाग्लैंडिन PGI2 TXA2 PGE2 PGD2 बनेगा। लेकिन अगर ल्यूकोट्रिन बनेगा तो फिर LTA4 फिर B4 इधर बनेगा, C4D4 नीचे बनेगा। ये अपना नॉर्मल ग्राफ था, राइट, ये अपना नॉर्मल ग्राफ था। अगर ये वाला रिसेप्टर, अगर ये वाला पाथवे ब्लॉक हो गया तो सारा आर्किडोनिक एसिड इधर चले जाएगा, सारा इधर चले जाएगा, तो ल्यूकोट्रिन जो था वो उसका प्रोडक्शन बहुत हाई हो गया। ल्यूकोट्रिन का प्रोडक्शन हाई हुआ तो रिसेप्टर पे ज़्यादा ल्यूकोट्रिन आएगा, तो ज़्यादा ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगा, एंड इट लीड्स टू एस्पिरिन इंड्यूस एस्थमा। ठीक है, इसलिए उसको एस्पिरिन इंड्यूस एस्थमा बोलते हैं। तो उसमें अपन देते हैं ये ताकि वो एक्ट ना करे, उसके रिसेप्टर पे जाके ब्लॉक कर दे, है ना। नेक्स्ट इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जो कि मेन ड्रग है क्रॉनिक एस्थमा की, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग जो है वो क्या होती है, तो एक बहुत ही एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग की एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। कहीं भी इन्फ्लामेशन हो कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं, लेकिन कब, जब अटैक आए, ऐसा नहीं, लेकिन कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते रहते हैं। इन्फ्लामेशन में कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग होती है, लेकिन एनसेड्स भी तो होती है, एनसेड्स भी होती है एंटी इन्फ्लामेटरी। तो कंडीशन देखना पड़ती है, अगर क्रॉनिक कंडीशन है तो ऑब्वियसली कॉर्टिकोस्टेरॉइड ही देंगे। एक्यूट अटैक है इन्फ्लामेशन का तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड ही देंगे। हाँ, अगर नॉर्मल इन्फ्लामेशन है कि भैया पेशेंट चल के आ रहा है अपने पास लाइव, वो कंडीशन ऐसी कि हाँ इसमें एक मैनेजमेंट कोर्स कर सकता है, तो मैनेजमेंट के लिए अपन उसको एनसेड देते हैं। ठीक है, सो एंटी इन्फ्लामेटरी रख देंगे, विच लीड्स टू इनहिबिट फॉस्फोलाइपेज A2, फॉस्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट कर देता है ये। फॉस्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट करेगा मतलब अब फॉस्फोलाइपेज A2 वापस ये वाले फ्लोचार्ट पे आ जाओ। प्रोस्टाग्लैंडिन आर्किडोनिक एसिड में कन्वर्ट होता है, लेकिन जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो तो कहाँ है, सेल मेम्ब्रेन में। तो इस सेल मेम्ब्रेन से प्रोस्टाग्लैंडिन को निकालने के लिए एक एंजाइम लगता है, विच इज फॉस्फोलाइपेज A2। फॉस्फोलाइपेज A2 क्या काम करता है, ये सेल मेम्ब्रेन से निकालता है प्रोस्टाग्लैंडिन को और कन्वर्ट करता है किसमें, आर्किडोनिक एसिड में। सो फॉस्फोलाइपेज A2 PLA2 लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, सो इट कन्वर्ट द प्रोस्टाग्लैंडिन फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन टू आर्किडोनिक एसिड। ठीक है, तो भैया फॉस्फोलाइपेज A2 को इनहिबिट कर दिया। सेकंड,
मास्ट सेल स्टेबलाइजिंग एक्शन देता है ये, मास्ट सेल को इसने स्टेबलाइज कर दिया, हिस्टामिन रिलीज को रोक दिया इसने, है ना, कैप्केन रिलीज को भी रोक दिया इसने। थर्ड, इंटरल्यूकिन 5 को रोक दिया भैया, इंटरल्यूकिन 5 के एक्शन को रोक देता है और इंटरल्यूकिन 12 के एक्शन को बढ़ा देता है। अब 5 क्या है, 12 इंटरल्यूकिन 10 के, सॉरी 10 कहाँ आता है, तो 10 उसमें आता है वुंड हीलिंग वाले में, तो बढ़ेंगे वुंड हीलिंग, जब पैथोलॉजिकल लेक्चर आप देखेंगे तो पता लगेगा इंटरल्यूकिन 10 क्या करता है, 12 क्या करता है, सारे देखना पड़ता है लेक्चर पूरा पूरा, ऐसा नहीं कि 2 कि 3 मिनट देख के छोड़ दो, समझ रहे हो, हमें भी दिखता है एनालिटिक्स में कौन कितना देख रहा, ठीक है। देन वी टॉक अबाउट टाइप्स, कि आईवी देते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ठीक है, तो इट इज़ हाइड्रोकॉर्टिसोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन देते हैं, ठीक है, 100 mg स्टेट, 100 mg स्टेट मतलब स्टेटस होता है, तो वो, हाँ ये किस में देते हैं, आईवी कब देंगे, जब तुम्हें अटैक आ जाएगा। क्रॉनिक अटैक का एक स्पेसिफिक टर्म होता है विच इज स्टेटस अस्थमेटिकस, स्टेटस अस्थमेटिकस, ये क्रॉनिक अटैक को बोलते हैं, ठीक है। ओरल कब देंगे, ओरल इसकी ड्रग कौन सी होती है, तो प्रेडनिसोलोन, प्रेडनिसोलोन ड्रग होती है, ये भी सेम किस में देते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ refractory asthma. So let's discuss the main dosage form of the corticosteroid which is inhalational. Inhalational corticosteroid जो होते हैं वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसकी, क्रॉनिक एस्थमा की। कौन कौन सी ड्रग देते हैं उसमें, तो याद रखना बैक्लामिथासोन, फ्लूटिकासोन और सिडेसोन, सिडेसोन बोल सकते हैं या साइडिसोनाइड बोल सकते हैं, तो तुमको बोलना है, ठीक है। बैक्लामिथासोन जो होती है वो स्टैंडर्ड होती है, स्टैंडर्ड मतलब इससे कंपेयर करते हैं, ऐसा ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्टैंडर्ड में अमीर लोगों को बैक्लामिथासोन बाकी सबको ये, नहीं ऐसा नहीं, इट इज़ स्टैंडर्ड मतलब इससे कंपेयर करते हैं अपन बाकी सारे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को, याद रखना स्टैंडर्ड फॉर कंपेयर, ठीक है। फ्लूटिकासोन जो होती है वो मोस्ट पोटेंट ड्रग होती है, मोस्ट पोटेंट ड्रग, एंड सिडेसोनाइड ड्रग जो है वो क्या होती है, सेफ होती है, सेफेस्ट ड्रग। क्या सेफेस्ट है और क्यों सेफेस्ट है बाद में बताऊंगा, कंप्लीट लेक्चर देखो बाद में बताऊंगा, ठीक है। सो वी लेट्स टॉक अबाउट एडवांटेज ऑफ इनहेलेशनल, कि इनहेलेशनल क्यों देते हैं अपन इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड अपना क्रॉनिक में ओवर ओरल क्यों नहीं देते और इनहेलेशनल क्यों देते हैं। पहला, सेफ इन प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी पे इनहेलेशनल रूट जो होती है वो सेफ होती है एज कम्पेयर टू ओरल, ठीक है। सेकेंड, डू नॉट प्रोड्यूस कुशिंग सिंड्रोम, डू नॉट प्रोड्यूस कुशिंग सिंड्रोम, तुमने पढ़ा होगा कि स्टीरॉइड्स के बढ़ाने से कुशिंग सिंड्रोम कॉज होता है, ठीक है, स्टीरॉइड्स के बढ़ाने पे कुशिंग सिंड्रोम कॉज होता है, तो ये चीज़ जो होती है ये इनहेलेशन में नहीं होती है, लेकिन इसमें भी ड्रॉबैक है कुशिंग सिंड्रोम। यहाँ ब्रैकेट में लाल पेन से लिखो फॉर लो डोज, सिर्फ लो डोज के लिए ही होता है ये, हाई डोज जाओगे इनहेलेशन में भी तो सेम वो कहानी आती है अपनी कुशिंग सिंड्रोम वाली, ठीक है। तो ये ट्रू किसके लिए है, सिर्फ लो डोज के लिए। एंड थर्ड एडवांटेज इज डू नॉट सप्रेस ACTH, डू नॉट सप्रेस ACTH, व्हाट इज ACTH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। चलो लेट्स डिस्कस, कुछ एडवर्स इफेक्ट भी होंगे इसके, एडवर्स इफेक्ट, क्या एडवर्स इफेक्ट है, सबसे पहला मोस्ट कॉमन इफेक्ट कॉर्टिकोस्टेरॉइड का होता है हॉर्नेस ऑफ वॉइस, तो इसलिए वुमेन्स में अपन ध्यान से देते हैं इसको, हॉर्नेस ऑफ वॉइस, जिसको हम बोलते हैं डिस्फोनिया, फोन में दिक्कत है, ठीक है। नेक्स्ट इज ओरल कैंडिडा, ओरल कैंडिडा ये कहाँ से बीच में आ गया, मैंने बताया था ना कि सिडेसोनाइड आर सेफेस्ट क्यों है, लेट्स डिस्कस। आओ, ओरल कैंडिडा क्यों होता है, इसको अपन ओरल थ्रश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओरल थ्रश। देखो कैंडिडा एक ऐसा माइक्रो वो है, फंगस है, कैंडिडा एक ऐसी फंगस है जो कि अपने इन्वायरमेंट में प्रेजेंट है, भले ही आप कितने ही वो उसमें रहो, लेकिन कैंडिडा जो है वो एक ऐसा प्रेजेंट है, वो एक हर जगह प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हर जगह प्रेजेंट तो अपन अफेक्ट क्यों नहीं है कैंडिडा से, अगर तुम्हारा इम्यून सिस्टम अच्छे से काम कर रहा है तो तुम अफेक्ट नहीं होंगे, जहाँ तुम्हारा इम्यून सिस्टम लो हुआ, जहाँ तुम्हारा इम्यूनिटी लो हुई बॉडी, कैंडिडा वहाँ तुमको अटैक कर देगा आके। तो जब अपन कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आर सम वे इम्यूनोसप्रेसेंट, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि इम्यूनोसप्रेसेंट मेन एक्शन है उनका,
ठीक है, सम वे कुछ ऐसा इफेक्ट दिखाते हैं जिससे वो इम्यून सप्रेसेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम सप्रेस हुआ, जैसे ही इम्यून सिस्टम सप्रेस होता है, कैंडिडा को, कोई कैंडिडा हमेशा अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन करता है, उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, वो जाकर इन्फेक्शन कर देता है, तो कैंडिडा हो जाता है। लेकिन कहाँ होता है? माउथ में हो जाता है, ओरल कैविटी में, इसमें बोलते हैं ओरल थ्रश। क्या होता है? अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है कैंडिडा का, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। ठीक है, और इसको प्रिवेंट कैसे करोगे? अब हो तो गया, प्रिवेंट करो। पहला, गर्म पानी के कुल्ले, यस, वाटर गागल्स, वाटर गार्गल्स, गार्गल करो। ठीक है, और नेक्स्ट इज यूज प्लास्टिक स्पेसेस, प्लास्टिक स्पेस का इस्तेमाल करो। थर्ड इज कौन सी ड्रग दो? सिडेसोनाइड दो, सिडेसोनाइड विच इज सेफेस्ट। सेफेस्ट क्यों? कोई कैंडिडा नहीं करती, और ये हमेशा, क्योंकि ये क्या होती है, बिकॉज इट इज अ प्रो ड्रग, ये ओरल कैविटी के नीचे अंदर जाके ये एक्टिव बनती है लीवर के अंदर, इट इज प्रो ड्रग, इट बिकम एक्टिव इन लंग्स। किसका बनती है एक्टिव? लंग में। ठीक है, ठीक है, एंड लास्ट इसका ट्रीटमेंट भी लिख देते हैं। प्रिवेंट अपन कर देंगे, लेकिन अगर हो गया तो ट्रीट कैसे करोगे फिर? तो ट्रीट करने के लिए सबसे पहले निस्टेटिन, नॉट निस्टेगमिन, इट इज निस्टेटिन, कल ही प्रिस्क्राइब करा था डॉक्टर ने। निस्टेटिन, पेंट एंड गार्गल। निस्टेटिन गार्गल होता है, बॉटल में आता है, उसको करना पड़ता है। ठीक है, टैबलेट फ्लूकोनाजोल विच इज एंटीफंगल, माइक्रोबायोलॉजी, ये ट्रीटमेंट होता है इसका, ओरल कैंडिडा का। ठीक है, तो भैया ये सारी बातें होती हैं, समझ में आया कि नहीं आया? देन लास्ट वी टॉक अबाउट एक लास्ट ग्रुप ऑफ ड्रग अपने पास बच रहा है, विच इज़ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी। तुमने ये भी पढ़ी होगी माइक्रोबायो में, विच इज़, नाम बताऊँ? ओमालिजुमैब पढ़ी है? ओमालिजुमैब कहाँ पढ़ी है? पढ़ी है तो बताओ कहाँ पढ़ी है, तो लिख रहा हूँ तो बताओ, बताऊँ? पैरासाइटोलॉजी, जनरल पैरासाइटोलॉजी खोलो, उसमें उसकी लास्ट टेबल में बनी हुई अपूर्वा शास्त्री के। मेडिजुमैब जनरल पैरासाइटोलॉजी की लास्ट पेज पे, अपूर्वा शास्त्री। थर्ड इज बेनरेलिजुमैब। फोर्थ इज टीजेपीलमजुमैब। ये काम की नहीं है वैसे तो, फिर भी लिख लो, ये याद मत रखना, याद से ऊपर की तीन रखनी है। पील्यूजुमैब। ठीक है, ओमालिजुमैब जो होती है वो ब्लॉक करती है किसको? आईजीई को, ब्लॉक्स आईजीई, दैट्स व्हाई इट इज वेरी फेमस, ब्लॉक करती है आईजीई को, और वो भी कौन सा आईजीई? फ्री आईजीई। ठीक है, इसको सस्टेन रखना पड़ता है अपनी ब्लड लेवल में, इसको ओमालिजुमैब की लेवल को सस्टेन रखना पड़ता है, इसलिए इट इज यूज सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। ठीक है, और 2 to 4 वीकली सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगते हैं। यूजेस क्या होते हैं इसके? यूजेस हैं इसके एस्थमा, नेजल पॉलिप एंड यूट्रिकेरिया। नेजल पॉलिप और एस्थमा ये दोनों साथ में ना, एक वो भी होता है, मैं तुमको एक सेकंड थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ यहाँ से, और मैं तुमको बताता हूँ। एक चीज़ होती है, यहाँ याद आया मैं एकदम से, एस्थमा और नेजल पॉलिप के साथ हाँ एस्पिरिन, नेजल पॉलिप के साथ अगर एस्पिरिन दे देते हैं, देन ये लीड करता है किसमें? एक वेल नोन डिसीज़ है जिसको बोलते हैं समर टायर्ड, सैम है ना, SAM सैमटार्स टायर्ड, जिसकी ड्रग होती है इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड। याद रखना, सैमटार्स का एक नीट पीजी में क्वेश्चन आया था, या पीजी की जब मैं क्वेश्चन खोलता हूँ तो ऐसे क्वेश्चन याद रहता है, तो उसको बताया था यहाँ पे। हाँ, तो मैंने कहा था ये हो गया ओमालिजुमैब, इतना ही ओमालिजुमैब के ऊपर है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज व्हाट? नेक्स्ट इज मेडिजुमैब इज
सेम सबक्यूटेनियस ब्लॉक करता है किसको, इंटरल्यूकिन 5 को, ब्लॉक्स इंटरल्यूकिन 5, ठीक है। नेक्स्ट इज बेंजालिजुमैब। बेंजालिजुमैब जो होता है वो बेंजालिजुमैब नहीं, इसका नाम है बेनरालिजुमैब, बेनरालिजुमैब। इट इज नॉट बेंजालिजुमैब, इट इज बेनरालिजुमैब, बेनरालिजुमैब। बेनरालिजुमैब जो होती है वो ब्लॉक करती है सेम इंटरल्यूकिन 5 रिसेप्टर्स को, ये ब्लॉक कर रही है इंटरल्यूकिन फ्री इंटरल्यूकिन 5 को ब्लॉक कर रही है, और ये इंटरल्यूकिन 5 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रही है, रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रही है, ठीक है। और विच इज़ CD125, CD125 होता है जो इंटरल्यूकिन 5 के रिसेप्टर्स होते हैं, उसको बोलते हैं CD125। तो उसको ओके, सो जस्ट लास्ट इज टीज़ैल्यूजुमैब जो भी था ये, तो ये इतना काम का नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखो ना रखो एक ही बात है, ठीक है। सो ये हो गई ड्रग्स की बात। 3 ड्रग या एक ड्रग याद रखना तुम, डिप्लूजुमैब या डिप्लूमैब, जो कि न्यू ड्रग है अस्थमा के लिए, ट्रायल है, अंडर ट्रायल ड्रग्स होती है ये, न्यू ड्रग फॉर अस्थमा, न्यू ड्रग्स फॉर अस्थमा आजकल मिल रही है, पहले अंडर ट्रायल थी जब बुक लिखी गई थी। डिप्लूमैब अंडर ट्रायल नहीं लिखूंगा, अभी लिखूँ ऑल्सो यूज इन एस्थमा, ठीक है। सो ख़त्म करने से पहले मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि मेडेलिजुमैब जो होती है, मेडिजुमैब जो भी थी, मेबडिजुमैब, ये यूज़ कहाँ आती है। सो दीज आर यूज इन इयोसिनोफिलिक एस्थमा, जो कि कॉज कौन कर रहा था, मैं बताता था ना, इयोसिनोफिलिक एस्थमा में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी देते हैं। कहाँ से हो रही थी इयोसिनोफिलिक, मॉन्टिल्यूकास, ज़ेफेल्यूकास, प्रेन्यूल्यूकास, इंटरल्यूकिन रिसेप्टर्स, ठीक है। तो ये इयोसिनोफिलिक एस्थमा में देते हैं ये। पूरी वीडियो देखोगे तो फ़ायदा ज़रूर मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट मैनेजमेंट। यस, कैसे मैनेज करोगे तुम एस्थमा को। देखो, अगर एस्थमा का पेशेंट आता है, पहले बात करेंगे एक्यूट की। एक्यूट अटैक लेके आया सीधा एस्थमा, एक्यूट एस्थमा अटैक है तुम्हारे पास पेशेंट में, एक्यूट एस्थमा अटैक, क्या दोगे, सबसे पहले तुम ड्रग ऑफ चॉइस दोगे एक्यूट की, विच इज़ फॉर्मेट्रोल। याद है ना, मैं बताया था बीटा ब्लॉकर, बीटा एगोनिस्ट, ठीक है, बीटा ब्लॉकर नहीं, बीटा एगोनिस्ट याद रखना, विच इज़ साबा इज़ व्हाट, शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या फॉर्मेट्रोल दोगे तुम, फॉर्मेट्रोल है ना, फॉर्मेट्रोल दोगे। और फॉर्मेट्रोल की खास बात होती है, फॉर्मेट्रोल जो होता है वो साबा प्लस लाबा होता है, जब मैंने बताया था पूरा बता, इसके पहले लेक्चर ना पूरा है वो डिटेल में है, ठीक है। और ये जो होता है ना, अगर रिलीफ नहीं मिलता है, इफ़ पॉसिबल है नहीं मिला, इफ़ नॉट रिलीफ, अगर रिलीफ नहीं मिलता है तो अपन यूजुअल डोज देंगे साबा का, मतलब डोज बढ़ा देंगे साबा का। अगर नहीं रिलीफ मिलता है, मान लो रिलीफ नहीं मिला, तो क्या करेंगे, साबा का डोज बढ़ाएंगे, इंक्रीज साबा ड्रग्स उधर बताई थी मैंने बहुत सारी। फिर भी अगर नहीं मिलता है सो द कंडीशन इज चेंज्ड, मतलब कंडीशन जो थी एक्यूट एस्थमेटिक अटैक, लेकिन अब वो चेंज हो गई है स्टेटस एस्थमेटिकस में, स्टेटस एस्थमेटिकस बोलेंगे अब उस कंडीशन को, एक्यूट एस्थमा अटैक नहीं बोलेंगे मेटिकस। अब स्टेटस एस्थमेटिकस का ट्रीटमेंट, तो इसका ट्रीटमेंट में अलग 3 H होते हैं, ट्रिपल H। सबसे पहले O2, ह्यूमिडिफाई O2, ठीक है, विच ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोक्सिया, क्योंकि भैया तुम कफिंग हो रही है, सांस अच्छे से आ नहीं रही, क्योंकि ब्रोंकल कंस्ट्रिक्ट हो चुके हैं, इसे सांस अच्छे से आ नहीं रही, तो इसलिए अपन इसको ह्यूमिडिफाई O2 देंगे ताकि हाइपोक्सिया जो हो रहा है इसकी बॉडी में वो क्लियर हो जाए। देन सेकेंड H इज फॉर हाइड्रोकोर्टिसोन। ये क्या होता है, एक कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, अभी बताया था, हाइड्रोकोर्टिसोन इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड विच इज ओरल, या उसका IV भी दे सकता है। तो हाइड्रोकोर्टिसोन, तो अगर पेशेंट उस कंडीशन में है कि ओरल ले सके तो मैं इसको ओरल देंगे, नहीं तो ओरल और IV दोनों देते हैं इसको, ठीक है। तो भैया ये हो गई। एंड लास्ट इज हाई डोज ऑफ साबा, ठीक है, विच इज गिवन बाय नेबुलाइजर, अगर अभी भी कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, नो इफेक्ट, तो अपन इसमें इपराट्रोपियम ऐड करेंगे, विच इज
एपराट्रोपियम ऐड करेंगे विच इज़ अ शॉर्टेस्ट एक्टिंग एंटीकोलिनर्जिक्स इन दिस फील्ड, ठीक है। अगर फिर भी कोई इफेक्ट नहीं आया तो आता है तो लास्ट अपना ऑप्शन, लास्ट तो नहीं है लेकिन फिर भी इंट्रावीनस अमाइनोफाइलिन अगर फिर भी इफेक्ट नहीं आता है तो MgSO4, और फिर अगर नहीं आता है तो भैया ये आ गया है अपना किस में, मैकेनिकल वेंटिलेशन में डाल देंगे पेशेंट को, प्लस उसमें GA। व्हाट इज़ GA? हिस्टामिन का अपन वो देंगे। GA जो होता है, व्हाट इज GA जो होता है वो एक क्या बोलते हैं टर्म माना गया है GA, जिसमें 2 ड्रग्स का मिक्सचर होता है विच इज हिस्टामिन प्लस हेलोथेन, ये दोनों का मिक्सचर होता है GA, और प्लस मैकेनिकल वेंटिलेटर पर लगा देंगे पेशेंट को, ठीक है। या तो ये कर सकते हैं MgSO4 के बाद में, या तो फिर सबक्यूटेनियस टर्बिटालिन विच इज साबा, सबक्यूटेनियस टर्ब्यूटालिन प्लस इंट्रावीनस साल्मेट्रॉल। तो कंडीशंस में जब प्रैक्टिकल कंडीशन लेते हैं तो अपन ये वाला केस लेते हैं, ठीक है, रादर देन दिस। ये क्यों लेते हैं? क्योंकि ये जो कंडीशन है, ये अगर मान लो कि इससे ठीक हो गया पेशेंट, अब इफेक्ट आने लग गया तो ठीक हो जाएगा। मैकेनिकल वेंटिलेटर और ये GA इज़ नॉट अ टर्मिनेशन नहीं होता। अपन वेंटिलेशन में डाल देंगे, पेशेंट की सांसें चलती रहेगी बाय अ मशीन, ठीक है। तो इसलिए नेक्स्ट वी टॉक अबाउट क्रॉनिक अस्थमा। सो क्रॉनिक अस्थमा का अटैक लेके आया तुम्हारा पेशेंट। क्रॉनिक अस्थमा का अटैक नहीं होता वैसे तो, क्रॉनिक अस्थमा मतलब अस्थमा खांसते आदमी आता है, ठीक है, पंप लेके हाथ में। सबसे पहले माइल्ड क्रॉनिक अस्थमा, बता ना 3 कंडीशन होती है। माइल्ड है तो क्या देंगे? माइल्ड क्रॉनिक एस्थमा, इसको मैं CA लिख रहा हूँ अब, माइल्ड क्रॉनिक एस्थमा। इसमें क्या देंगे? इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड प्लस वो भी किसमें? लो डोज में। अगर मॉडरेट है क्रॉनिक एस्थमा तो अपन उसको देंगे इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड लो डोज प्लस लाबा लॉन्ग एक्टिंग β2 एगोनिस्ट। तीसरा, अगर सीवियर कंडीशन है, सीवियर क्रॉनिक एस्थमा, तो अपन उसको देंगे इनहेलेशन कॉर्टिकोस्टेरॉइड हाई डोज में। अब याद रखना हाई डोज है मतलब इस डोज में वो क्या बोलते हैं उसको, कुशिंग सिंड्रोम भी कॉज करा सकता है, ठीक है। प्लस व्हाट? लाबा, ठीक है। देन नेक्स्ट टॉक अबाउट रिफ्रैक्टरी एस्थमा। रिफ्रैक्टरी एस्थमा में प्रेडनिसोलोन देते हैं विच इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड, ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड। रिफ्रैक्टरी एस्थमा में अपन कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे विच इज प्रेडनिसोलोन, ओरल लिख दे तो अकेली ओरल ही पे से लिखी हुई मैंने, कॉर्टिकोस्टेरॉइड। चीज़ें समझ में नहीं आती स्लो करके देखा करो, याद नहीं रह रही है रिपीट करो वीडियो, वापस देखो, छोड़ो मत, जल्दी मत छोड़ो, 3 मिनट मत छोड़ो वीडियो मेरी, बुरा लगता है देख के चलो। देन टॉक अबाउट कॉर्टिकोस्टेरॉइड रेजिस्टेंट, मतलब जब तुम्हारा वो केस हो कि भैया कॉर्टिकोस्टेरॉइड कोई एक्शन शो ही नहीं कर रही है, पेशेंट में कॉर्टिकोस्टेरॉइड को इफेक्ट नहीं डाल रही है, सो इट इज कॉर्टिकोस्टेरॉइड रेजिस्टेंट केस। अब भैया कॉर्टिकोस्टेरॉइड रेजिस्टेंट अस्थमा है तो अपन क्या देंगे? सबसे पहला जो वो होता है उसमें इट इज़ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ठीक है। नहीं, अगर नहीं होता है तो देन एस्थमा फिनोटाइप। एस्थमा के अलग अलग फिनोटाइप्स होते हैं, मतलब एस्थमा का अलग अलग फिनोटाइप होता है। अगर अपन उनकी बात करें तो पहला होता है सीजनल एस्थमा, दूसरा होता है ब्रिटल एस्थमा, और सीजनल के साथ ही आता है एक एक्सरसाइज इंड्यूस एस्थमा होता है, इतना कोई लोड नहीं लेना उसका, हाँ, लेकिन है ब्रिटल एस्थमा। और तुमने एक एस्थमा सुना होगा अभी, इयोसिनोफिलिक एस्थमा। इन तीनों का ट्रीटमेंट देख लेते हैं फटाफट। विच इज सीजनल एस्थमा का ट्रीटमेंट होता है, ड्रग ऑफ चॉइस इज इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड। अगर ये काम नहीं करते तो मास्ट सेल स्टेबलाइजर बताया था मैंने उसमें, जो मास्टर स्टेबलाइजर बता रहा था। एक्सरसाइज में भी सेम देते हैं, मास्टर स्टेबलाइजर देते हैं, और ड्रग ऑफ चॉइस इनहेलेशन कॉर्टिकोस्टेरॉइड होती है। ब्रिटल एस्थमा तुमने पढ़ा होगा एपिनेफ्रिन में, तो इट इज़ एपिनेफ्रिन इसमें इस्तेमाल करते हैं। सडन वर्सनिंग होती है इसमें, क्या होती है? सडन वर्सनिंग होती है ब्रिटल एस्थमा में, ठीक है। तो इसके 2 टाइप होते हैं, टाइप 1
एंड टाइप 2। टाइप 1 में अपन क्या देते हैं, बीटा 2 एगोनिस्ट देते हैं विच इज़ टर्ब्यूटालिन विच इज़ अ साबा टर्ब्यूटालिन। और टाइप 2 में जैसे एपिनेफ्रिन का सबक्यूटेनियस इंजेक्शन देते हैं। एपिनेफ्रिन जब अपन पढ़ रहे थे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, अपन ने पूरा बताया था बेटा अस्थमा का क्या ट्रीटमेंट होता है। तो एपिनेफ्रिन अगर मैं ढंग से लिख देता तो अच्छा हो जाता, एपिनेफ्रिन, ठीक है। एंड लास्ट इज इओसिनोफिलिक एस्थमा। इओसिनोफिलिक एस्थमा जो होता है वो तब इसका इस्तेमाल करते हैं जब ब्लड में इओसिनोफिल्स की लेवल बढ़ जाती है 300 mg से ऊपर अस्थमा के होने के बाद में, ठीक है। अस्थमा होने के बाद में ब्लड में, या अस्थमा होने का कारण ही कभी कभी ये होता है, ठीक है। तो ब्लड में 300 के ऊपर चले जाना, स्पूटम में 3% तक आ जाना इओसिनोफिल्स, स्पूटम में 3% से ऊपर आ जाना। और FeNO एक इंडेक्स होता है इओसिनोफिल्स का ही, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है इसका, NO का मतलब, उसका इंक्रीज हो जाना। इसका ट्रीटमेंट देखेंगे अपन, तो ट्रीटमेंट इज व्हाट, ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड विच इज प्रेडनिसोलोन, ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी विच इज मैपडिजुमैब एंड लास्ट एंटीबायोटिक विच इज एजिथ्रोमाइसिन। तो ये 3 ट्रीटमेंट में काम आती है किसकी, इओसिनोफिलिक एस्थमा की। सो एट लास्ट वी डिस्कस, थैंक यू पूरा रेस्पिरेटरी मेरे साथ पढ़ने के लिए, आपका बहुत धन्यवाद। रेस्पिरेशन को बहुत ज़्यादा प्यार मिला है आपकी वजह से, प्यार बरकरार रहे।